अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड विद नकवी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रूबी ऑन रेल्स के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ को। 3 हम लोगों ने वीडियोस पहले अपलोड कर ली थी जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह का कंटेंट आप तक पहुँचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स। स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स क्या होते हैं रूबी ऑन रेल्स में? अगर आपने पहले काम किया हुआ है रेल्स के अंदर तो हम कंट्रोलर में एट्रीब्यूट्स को परमिट करते हैं। जिस तरह से हम लोग यूज़र सेव कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यूज़र पैरम परमिट करते हैं। पैरम डॉट रिक्वायर्ड परमिट करके हम पैरम अलाउ करते हैं कि ये पैरामीटर हमारी डेटाबेस में एंटर होंगे। तो जो पैरामीटर हम लोगों ने परमिट किए होते हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग पैरम्स कहलाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग पैरम्स की एक दफ़ा आप खुद थोड़ी सी R&D कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स टू अ कंट्रोलर एक्शन। हाउ डू यू पास? हम कंट्रोलर में डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट किस तरह से पास कर सकते हैं? लाइक मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे नेम और ईमेल की ज़रूरत है, तो मैं उसको किस तरह से पास करूँगा? या तो हम क्यूरी पैरामीटर्स के अंदर भेज सकते हैं या हम फॉर्म के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर भेज सकते हैं। इसके काफ़ी सारे मेथड हैं। या हम बिफोर एक्शन एक कॉल बैक सेट करके, तो जो हमारे पास पैरम्स आ रहे हैं एपीआई से, वहाँ से भी हम गेट कर सकते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एपीआई वर्जनिंग इन रेल्स? एक्सप्लेन व्हेन देयर इज़ नीड टू चेंज द वर्जन ऑफ एन एपीआई। एपीआई वर्जनिंग क्या होती है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो छोटे प्रोजेक्ट्स में तो आपने नहीं देखी होगी इसकी, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको वहाँ पे वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। हम लोगों ने एपीआई V1, V2, V3 इस तरह से डिफ़ाइन की होती। लाइक जब एक रेपो या कोई भी प्रोजेक्ट जब इम्प्रूव करता है अपने आप को, तो वो वर्जनिंग में चला जाता है। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल दूँ, स्प्री जैम एक ई कॉमर्स का जैम है, तो अगर आप उसकी रेपो को देखेंगे तो उसमें V1, V2, V3 इस तरह से एपीआईज़ बनी हुई हैं। अब ये वर्जनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? V1, V2, V3 है क्या? V1 में हम लोगों ने जिस तरह से कुछ हम लोगों ने यूज़र की एंड पॉइंट डिफ़ाइन किए हुए थे, तो हमारे पास स्प्री जैम हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया, या आपने कोई जैम खुद से क्रिएट किया हुआ है, तो कुछ यूज़र्स ने आपका जैम अपने साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। उसमें होता ये है कि जब आपने V1 में कुछ एपीआईज़ बना ली, अब V2 में आपने उसका कुछ अपडेशन दे दी और कुछ चीज़ें रिमूव कर दी, तो जो V1 के मेथड यूज़ हो रहे हैं पहले से, तो वो इफ़ेक्ट ना करें नए चेंजेस की वजह से। तो जिसकी वजह से हमें वर्जनिंग करनी पड़ती है एपीआई के अंदर, ताकि हमारे एपीआई मेंटेन रहे। जो V1 के यूज़र्स हैं उन्हें कोई चेंज ना लगे। अगर वो स्विच करना चाह रहे हैं V2 पे, तो वो अपनी मर्ज़ी से स्विच कर लें V2 पे। तो इसी वजह से हम लोग एपीआई में वर्जनिंग करते हैं। जब हमारे पास प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है और कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, तो हम उसको सिंपल रखने के लिए वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। V1, V2, V3 हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इसकी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन बिफोर सेव, बिफोर क्रिएट एंड बिफोर अपडेट। असल में ये है क्या? ये कॉल बैक्स ही हैं, बिफोर सेव, बिफोर क्रिएट और बिफोर अपडेट। बिफोर सेव कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिफोर सेव हम लोग यूज़ करते हैं जब हम रिकॉर्ड सेव कर रहे होते हैं डेटाबेस में। तो सेव होने से पहले हम उसके अंदर कोई एक्शन करना चाह रहे हैं। जिस तरह से अक्सर ऐसा होता है कि ईमेल, जो यूज़र होता है वो ईमेल कैपिटल केसेस में भी लिख देता है। तो एज़ यू नो कि ईमेल हमेशा डाउन केसेस में होती है, तो हम बजाय ये कि यूज़र को कहेंगे वो डाउन केस में एंटर करे, हम बैकएंड पे बिफोर सेव पे एक मेथड हिट कर देंगे जो क्या करेगा कि अगर कोई ईमेल का पैराम है या कोई इस तरह का कोई भी काम है, तो वो बिफोर सेव उसे डाउन केस कर देगा, या कोई और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी। बिफोर क्रिएट क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले कोई एक्शन परफॉर्म करना है। जिस तरह से हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका रोल हम लोगों ने कस्टमर सेट करना है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो कस्टमर के फॉर्म से आ रहा है। तो ये हम बिफोर क्रिएट के अंदर सेट कर देंगे। और बिफोर अपडेट, अपडेट होने से पहले चलेगा, जिस तरह से बिफोर सेव चलता है। यानी कि अपडेट होने से पहले मैं अगर ईमेल में चेंज आ रहा है, तो मैं एडमिन को नोटिफाई करूँगा, या कोई भी एक्शन हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? बिफोर सेव चलता है क्रिएट पे और अपडेट पे, दोनों पे चल जाता है।
मतलब बिफोर सेव ऐसा मेथड है, जब भी हम कोई रिकॉर्ड सेव कर रहे होंगे या अपडेट कर रहे होंगे तो दोनों में बिफोर सेव हमारा चल रहा होगा। बिफोर क्रिएट सिर्फ क्रिएट के लिए चलेगा और बिफोर अपडेट सिर्फ अपडेट के लिए चलेगा। तो ये इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव स्टोरेज। डू यू नो अबाउट एक्टिव स्टोरेज? हाउ कैन यू यूज़ दिस? एक्टिव स्टोरेज क्या होती है, हम यूज़ कैसे करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? एक्टिव स्टोरेज रेल्स में हम लोग यूज़ करते हैं फाइल्स को हैंडल करने के लिए। जिस तरह से प्रोफाइल पिक्चर्स होंगी, कोई डॉक्स फाइल हो सकती हैं, कोई भी फाइल्स हो सकती हैं, तो हम इमेजेस वगैरह के लिए एक्टिव स्टोरेज को यूज़ करते हैं। अटैचमेंट क्रिएट करता है, इसका जेम होता है। तो मतलब आपने अगर इस पे काम नहीं किया हो तो इस पे एक दफ़ा काम कर लीजिएगा, लोकली एक्टिव स्टोरेज को इंटीग्रेट कर लीजिएगा अपने ऐप के अंदर, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपलोड करके। तो टेबल्स बनते हैं अटैचमेंट का, ब्लॉब्स का, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर पा रहे होते हैं एक्टिव स्टोरेज की मदद से। जिस तरह से अगर मैं बात करूं AWS की, तो S3 बकेट, और S3 बकेट पे हम लोग अपलोड करना चाह रहे हैं, या गूगल क्लाउड स्टोरेज, हम इजीली एक्टिव स्टोरेज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और हमारी जो अटैचमेंट्स होती हैं यानी कि फ़ाइल्स होती हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक्टिव स्टोरेज का रोल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड पाइपलाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिड पाइपलाइन, हर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला। एसिड पाइपलाइन होती क्या है? रूबी ऑन रेल्स में हम जो एसिड्स यूज़ करते हैं, लाइक इमेजेस, JS, CSS, इन सब को एसिड पाइपलाइन के अंदर मैनेज किया जा रहा होता है। वेब पैकर आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेल 6, रेल 7 में इंपोर्ट मैप आ गया। तो वेब पैकर के ज़रिए हम एसिड पाइपलाइन मैनेज कर रहे होते थे। एसिड पाइपलाइन में क्या होता था कि हम एसिड्स को प्री कंपाइल कर लेते थे, और जब हमारी ऐप रन होती थी तो एसिड्स का एक फ़ोल्डर होता है हमारी प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप रेल 6 पे हैं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि एसिड्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारे सारे एसिड कंपाइल होके आए होते थे। तो कोई इमेज, अगर कोई आइकन हम शो करवा रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो वो एक मिनीफाइड वे में होता था और हमारी ऐप की जो स्पीड थी वो बूस्ट हो जाती थी। इसके अलावा आप मोर डिटेल इसकी रेल्स की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे देख सकते हैं। तो एसिड पाइपलाइन का यूज़ इसी तरह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिफ़ॉल्ट स्कोप है, इम्पोर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट स्कोप क्या होता है? डिफ़ॉल्ट स्कोप हम लोग यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे होते हैं कि जब भी हमारे मॉडल पे कोई भी क्यूरी लगे तो हम, जिस तरह से एग्जांपल दूं, तो हम यूज़र को एक्टिव शो करवा, मतलब जो वो यूज़र शो करवाना चाह रहे हैं जो एक्टिव हैं, मतलब जो डिलीट हो गए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने फ्लैग रखा हुआ है कि एक्टिव वाले ही यूज़र शो करवाने हैं। तो बजाय ये कि मैं हर क्यूरी में वेयर क्लोज लगाऊंगा और वहाँ पे एक्टिव ट्रू करूँगा, मैंने अगर इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, यानी कि हर जगह पे यूज़ करना है अमूमन, तो हम इसका डिफ़ॉल्ट स्कोप लिख देंगे मॉडल के अंदर जाके। तो जब भी हम क्यूरी करेंगे तो ये वही यूज़र हमें शो करेगा जो एक्टिव ट्रू हुए होंगे। तो डिफ़ॉल्ट स्कोप का इसी तरह से यूज़ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा मॉडल के अंदर डिफ़ॉल्ट स्कोप लिख के। इसका मेथड गूगल कर लीजिएगा। राउटिंग इन रेल्स। राउटिंग इम्पोर्टेंट है, पहले भी हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। राउट्स डॉट आरबी में हम लोग राउट्स डिफाइन करते हैं, एपीआई के जितने भी राउट्स हैं, V1 V2, जिस तरह से हम पहले क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसके अलावा हमारे जितने भी राउट्स होते हैं, गेट, पुट के, डिलीट के, अपडेट के, वो सारे राउट्स हमारे राउट्स डॉट आरबी में होते हैं। हम कस्टम राउट भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर राउटिंग में आ जाता है मेंबर राउट, कलेक्शन राउट, इनको भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। रिसोर्स वर्सेस रिसोर्सेज, अच्छा इनकी वीडियोस मेरी जो प्रीवियस प्लेलिस्ट है रूबी ऑन रेल्स की, उसमें ऐड है। अगर आप वो कोर्स देख लेंगे तो आपको ये बेसिक जो चीज़ें हैं उनका तो आइडिया हो जाएगा। तो आपने इसको देख लेना एक दफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ, व्हाट डू यू मीन बाय फ़िल्टर एक्शंस और कंट्रोलर कॉलबैक्स? फ़िल्टर एक्शंस क्या होते हैं, कंट्रोलर कॉलबैक्स क्या होती हैं? फ़िल्टर एक्शन और कंट्रोलर कॉलबैक्स असल में एक ही चीज़ का नाम है। हम कंट्रोलर लेवल पे जो कॉल बैक यूज़ कर रहे होते हैं, बिफोर एक्शन या आफ्टर एक्शन या अराउंड एक्शन, ये कॉल बैक्स हमारी फ़िल्टर एक्शंस कहलाते हैं। कॉल बैक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जिस तरह से हम इंस्टेंस यूज़र में, एट द रेट यूज़र में यूज़र को सेट कर देते हैं जो भी आईडी उसकी पेरेंट्स में आ रही होती है। तो बिफोर एक्शन की कॉल बैक अमूमन हर जगह पे आप लोगों ने देखी होगी, और कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें हम इंस्टेंस वेरिएबल तो सेट करते हैं शो के लिए, डिलीट के लिए। तो वहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर एक्शन यानी कि कंट्रोल कॉल बैक्स यूज़ हो रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन यू हैंडल एक्टिव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नोट फाइंड एक्सेप्शन फॉर ऑल रिसोर्सेज। मतलब एक एक्सेप्शन आती है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नोट फाइंड फाउंड,
अब ये एक्सेप्शन थोड़ी बुरी लगती है अगर डायरेक्ट एरर हम यूज़र को शो करवा दें। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसका आसान हल ये है कि आप application.rb में जाएँ और वहाँ पे जाके रेज़ कर दें इस एक्सेप्शन को और आगे अपना मेथड हिट कर दें। और उस मेथड के अंदर आप अपना पेज भी हिट करवा सकते हैं 404 नॉट फाउंड। इसकी मिसाल मैं अगर दूँ तो गिटहब का जो बैकएंड है, जैसा कि आप सबको पता है कि वो रूबी ऑन रेल्स में है। तो वहाँ पे अगर कोई रेपो नहीं मिल रही या कोई यूज़र नहीं मिल रहा, तो बजाय ये कि वहाँ पे रूबी ऑन रेल्स का एरर आए, वहाँ पे उनका अपना पेज आता है 404 नोट फाउंड और गिटहब का लोगो आ रहा होता है। तो ये होता है कि एक यूज़र इंप्रेशन अच्छा हो जाता है और एक यूआई जो है वो हमारा सस्टेन रहता है। तो ये अभी तक के 14 क्वेश्चन थे, साथ मैंने कोशिश की है इनके आंसर भी दे दूँ। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इनसे रेलेवेंट, या कोई आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं रूबी ऑन रेल्स का, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसको सीरीज़ में भी ऐड कर दूँगा अगर इम्पोर्टेंट हुआ, या आपको वैसे आंसर कर दूँगा। अगर आपके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें, ताकि हम रूबी ऑन रेल्स के कंटेंट को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।